बच्चे हमने लास्ट टाइम क्या किया था, सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन के बीच का डिफरेंस किया था और एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन के अंदर जो मैकेनिज्म था उसको समझा था। हमने देखा था कि एलिमिनेशन वाले के अंदर स्पेसिफिकली क्या हो रहा था, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की फॉर्मेशन हो रही थी। जब एलिमिनेशन हो रहा है तो हो क्या रहा है, वहां पे किसी जो हमारे पास कार्बन चेन के अंदर कोई जो न्यूक्लियोफाइल लगा हुआ है वो हट जाता है वहां से। अब उसका रीजन मल्टीपल थे, हमने देखे थे। और उसके बाद वहां पर जब वहां से एक एल्काइल ग्रुप, बेसिकली एल्काइल नहीं कहेंगे, ये अपना हेलोजन ग्रुप हट गया, साथ वाले कार्बन से एक हाइड्रोजन हट जाता है, तो उनके हिस्से का जो कार्बन की टेट्रा वैलेंसीज पूरी होती है वो कहां से होती है, वहां डबल बॉन्ड लगते हैं। ये हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, है ना। और जो डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो रही थी वो सिटजेफ रूल के अकॉर्डिंगली हो रही थी। सिटजेफ रूल याद है, ये लास्ट टाइम हमने डिस्कस कर लिया था कि सिटजेफ रूल के अकॉर्डिंगली क्या हो रहा था कि डबल बॉन्ड कहां पे लगेगा, जहां पर भी नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप ज्यादा होंगे वहां वाले कार्बन की तरफ डबल बॉन्ड लगने की प्रायोरिटी ज्यादा रहेगी हमेशा। डन। और फिर हमने डिस्कस किया था कि एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन में से कौन सा प्रोसेस होगा, सब्स्टिट्यूशन होगा या एलिमिनेशन होगा, और उसकी कंडीशंस को हमने डिस्कस किया था। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट था वो लास्ट लेक्चर वाला, हर बच्चे को आना चाहिए वो, ठीक है। आज का जो टॉपिक है अपना है वो है रिएक्शन विद मेटल्स। देखो रिएक्शन विद मेटल्स में हमारे पास क्या बचा, देखो मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिक हैलाइड्स react with certain metal to give compounds containing carbon metal bonds. Such compounds are known as organometallic compounds. कार्बन और मेटल के बीच में जब बॉन्ड बन रहा है ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स बन गई है। अब इसमें क्या रहेगा, पहला एक्शन विद मैग्नीशियम, फॉर्मेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है, आरएमजीएक्स, पता है सबको, ये +1 में भी हमने किया था और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएजेंट है। इसकी प्रेजेंस में बहुत सारे रिएक्शन होते हैं हमारे। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बेसिकली क्या है, आरएमजीएक्स। आर क्या होगा, एल्काइल ग्रुप, एमजी मैग्नीशियम, एक्स हमारे पास क्या होता है, हेलोजन। तो एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड विच इज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। डन है। यहां पे है क्या, द ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आर ऑब्टेन्ड बाय द रिएक्शन ऑफ हेलो एल्केन्स विद मैग्नीशियम मेटल इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। क्या करेंगे हम, एल्काइल हैलाइड है, दिख रहा है यहाँ पे, ब्रोमोइथेन। ब्रोमोइथेन को मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट कराया ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, तो क्या बन गया, मैग्नीशियम और ब्रोमीन एल्काइल के साथ लग गए, आर एम जी एक्स बना के नहीं। आर हमारे पास क्या आ गया, ये CH3CH2 आर एम जी, और बी आर हमारे पास क्या आ गया, एक्स आ गया। अब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, अगर तुम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के स्ट्रक्चर को समझो तो यहां देखो मैग्नीशियम, हेलोजन और यहाँ एल्काइल ग्रुप। हमें पता है हेलोजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, तो इसके ऊपर डेल्टा पॉजिटिव आएगा। ऊपर से ये जो एल्काइल ग्रुप है इसके ऊपर भी क्या आएगा, डेल्टा नेगेटिव। तो इसी कंपाउंड के अंदर, एक ही कंपाउंड के अंदर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बहुत नॉन यूनिफॉर्म तरीके से, तो ये हाईली रिएक्टिव है, जो कि किसी भी रिएक्शन के बीच में इंटरमीडिएट फॉर्मेशन बहुत आसानी से करा पाएगा। डेल्टा नेगेटिव क्यों आएगा बच्चों, देखो मैग्नीशियम जिस टाइम पे हमारे पास यहां से जा रहा है, एल्काइल ग्रुप मैग्नीशियम से तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड खींच रहा है। अब बीइंग अ मेटल ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर रहा है। ये जो एल्काइल ग्रुप है कुछ इलेक्ट्रॉन क्लाउड इसने खींचा, कुछ इलेक्ट्रॉन क्लाउड इधर से इसके ऊपर आया। प्लस का इफेक्ट कब देता है, जब वो कार्बन के साथ बॉन्डेड होता, किसी और के साथ बॉन्डेड होता। मेटल नहीं है, मेटल का इलेक्ट्रॉन क्लाउड को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। समझ में आई ये बात, तो ये हमारे पास ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रहेगा। डन। अब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के अंदर है क्या बच्चा, RMgX प्लस वाटर, क्या दे रहा है, RH प्लस MgOHX। क्या बना यहां पे, एक चीज नोटिस करी है, जब हमने RMgX बेसिकली ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को वाटर के साथ रिएक्ट कराया तो हुआ क्या है, एल्काइल ग्रुप अपना अलग से फॉर्म हो गया। एल्काइल क्या, बेसिकली जो एल्केन्स थे वो अपने अलग से निकल गए, R और H, R और H अलग निकल गया, OH बच गया था। वो OH किसके साथ गया, Mg और X के बीच में। क्लियर, ये बात समझ में आई है। तो यहां पर हमारा OH है जो Mg के साथ बीच में रिएक्ट करके हो गया, RMgOHX की फॉर्मेशन हो गई। अब होता क्या है, ड्यू टू हाई रिएक्टिविटी इट इज नेसेसरी टू अवॉइड इवन ट्रेसेस ऑफ मॉइस्चर फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। साफ दिख रहा है कि अगर जो मैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को वाटर के अंदर डिसॉल्व करूंगा तो होगा क्या, वो इंस्टेंटली वाटर के साथ रिएक्ट करके एल्केन की फॉर्मेशन और MgOHX की फॉर्मेशन करा देगा। ठीक है, अब हमारे पास क्या बचा, एक्शन विद सोडियम। वुड्स रिएक्शन के अंदर हमेशा हमारे पास क्या रहता है, सोडियम इन्वॉल्व होता है। सोडियम के अंदर अब जिस टाइम पे हम एक्शन विद सोडियम में क्या कर रहे हैं, द रिएक्शन इन विच एल्काइल हैलाइड्स रिएक्ट्स विद सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर
to form hydrocarbon containing double the number of carbon in it present in the halide are known as Woods reaction. ये बात समझ में आई है बच्चे, है क्या? वुड्स रिएक्शन के अंदर हमारे पास जिस टाइम पे मैं कर क्या रहा हूं, अपने पास नॉर्मल एल्काइल हैलाइड्स हैं, एल्काइल हैलाइड को जब मैं ड्राई ईथर की प्रेजेंस में सोडियम के साथ रिएक्ट कर रहा हूं, पहला समझो हमने किया क्या था, जब हमने मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट कराया था तो क्या बना था, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट भी ड्राई ईथर की प्रेजेंस में ही फॉर्म हुआ था। सोडियम के साथ रिएक्ट करा रहे हैं, अभी भी हम क्या कर रहे हैं, एल्काइल हैलाइड्स को अपने एल्काइल हैलाइड को सोडियम के साथ ड्राई ईथर की प्रेजेंस में रिएक्ट करा रहे हैं, तो हमारे पास क्या बना, सोडियम हैलाइड, और यहाँ पे हमारे पास क्या बन गया, एल्केन की फॉर्मेशन हो गई। किसी को परेशानी इसमें? इस रिएक्शन को क्या कहते हैं? इसका एग्जांपल कोई भी बना लो, ये देखो, अगर हमारे पास कोई एग्जांपल बनाना है, मान लो CH3 CH2 Cl, इसको मैं सोडियम के साथ रिएक्ट करा देता हूं ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, तो क्या बनेगा हमारे पास। अब यहाँ पे एक स्पेसिफिक कंडीशन क्या थी भाई, जितने तुम एल्काइल ग्रुप्स होते हैं, जितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होते हैं वहां पे, उसके डबल बनेंगे, उसके डबल नंबर बनेंगे। तो वो बैलेंसिंग में बाद में दिखाता हूं, अभी हम बैलेंसिंग करेंगे इस रिएक्शन की। तो डबल नंबर कैसे बनेगा, यहां पर कितने कार्बन है बचा क्लोरीन में, क्लोरीन के साथ जुड़े हुए 2, तो वहां पर हमारे पास जो बनेंगे 4 कार्बन टोटल बनेंगे, 1 2 3 और 4। समझ में आया? इसके अंदर CH3 CHH और ये CH3 ऐसा बन जाएगा। डन है? ये हमारे पास फॉर्मेशन होगी और साथ में सोडियम क्लोराइड अलग निकल गए। अब इसको बैलेंस कर लेते हैं। बैलेंस के लिए क्या करो, यहाँ 2 कर दो, यहाँ 2 लगा दो, यहाँ 2 लगा दो। समझ में आई ये बात? पक्का? कंडीशन क्या थी, जब हम एल्काइल हैलाइड के साथ सोडियम को रिएक्ट कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो हमारे पास जो हाइड्रोकार्बन बनेगा वो हमेशा डबल द नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट इन एल्काइल हैलाइड। जितने एल्काइल हैलाइड के अंदर कार्बन एटम से उसके डबल नंबर ऑफ कार्बन एटम वाला हमारे पास एल्केन की फॉर्मेशन करा देगा। अगर इथेन था तो ब्यूटेन बन जाएगा, मीथेन होता अगर अकेला तो इथेन बना देता, जो भी होगा मतलब उसका डबल बन जाएगा। प्रोपेन होता तो हमारे पास फिर हेक्सेन बना देता। क्लियर है ये? इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं बच्चा, वुड्स रिएक्शन। डन है? फिर हमारे पास आता है बच्चे केमिकल रिएक्शन ऑफ हेलोएरीन्स। हेलोएरीन्स में हमारे पास सबसे पहले है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ये हमने ऑलरेडी एल्केन्स के लिए तो पढ़ लिया था। एरीन्स के लिए क्या होगा, हेलो एल्केन्स के लिए हमने पढ़ा था। हेलो एरीन्स में हमारे पास जब रिएक्शन देखेंगे, हेलो एरीन्स आर केमिकली लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ड्यू टू फॉलोइंग रीजन। देखो एक बार इसको ना समझते हैं पहले। हेलो एल्केन्स के अंदर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रहा था, कैसे हो रहा था, 2 तरीके से था, SN1 और SN2 वाला पार्ट। अब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हेलो एरीन्स में उतना ज्यादा इफेक्टिव वे से या उतना ईगरली नहीं होता है, जितना तेजी से हमारे पास हेलो एल्केन्स में था उतना हेलो एरीन्स में नहीं है। अगर कोई रिएक्शन हेलो एरीन्स में स्लो है, इसका मतलब वहां पर कुछ ना कुछ कंपाउंड की स्टेबिलिटी ज्यादा है। पहला, अगर हमारे पास हेलो एरीन्स हैं तो हमें पता है उसके अंदर रेजोनेटिंग इफेक्ट तो है ही। रेजोनेटिंग इफेक्ट सबको पता है। रेजोनेटिंग इफेक्ट के अंदर हमारा जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो डीलोकलाइज होता रहता है। एक कोई सर्टेन जगह नहीं है जहां पे वो स्पेसिफिकली हाईली डेंसिव तरीके से जहां अवेलेबल है। तो हमारे पास उस रेजोनेटिंग इफेक्ट की वजह से जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड की शिफ्टिंग हो रही है, तो हमें एक चीज पता है, जितने ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते जाएंगे उतना ज्यादा कार्बन और क्लोरीन वाला जो बॉन्ड है, दिख रहा है यहाँ अदरवाइज सिंगल बॉन्ड था। अब मुझे अगर सब्स्टिट्यूशन करानी है तो मुझे क्या कराना है, यहां से हेलोजन हटा के वहां कोई दूसरा न्यूक्लियोफाइल लेके आना है। सब्स्टिट्यूशन में यही होगा ना कि हेलोजन की जगह पे कोई दूसरा न्यूक्लियोफाइल आके वहां पे लग जाएगा। अब है क्या, अगर अकेला सिंगल बॉन्ड होता तो वो टूट जाता, लेकिन ड्यू टू दी रेजोनेंस हमें दिख रहा है कि मल्टीपल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में कार्बन और क्लोरीन के बीच में क्या हो गया, डबल बॉन्ड आ गया। तो बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ गई है। बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ने की वजह से क्लोरीन का और कार्बन का बॉन्ड डिसोसिएट होना मुश्किल हो गया। डिसोसिएट होना मुश्किल हो गया तो इसकी वजह से फिर क्या होगा, जो दूसरा न्यूक्लियोफाइल है वो इसको नहीं हटा पाएगा यहाँ से, तो सब्स्टिट्यूशन मुश्किल हो जाएगी। समझ में आई है बात? As a result of resonance, CCl bond acquires a partial double bond character. Thus, the bond cleavage is in haloarenes is difficult. क्लियर है? पहला क्या आ गया, रेजोनेंस की वजह से वो कम रिएक्टिव है। दूसरा,
डिफरेंस इन हाइब्रिडाइजेशन स्टेट ऑफ कार्बन एंड सी एक्स बॉन्ड। डिफरेंस क्या है भाई? अगर अकेला कार्बन और हेलोजन का बॉन्ड था नॉर्मल अपना हेलो एल्केन्स के अंदर, तो वो क्या था? sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम था, है ना? वो क्या था हमारा? sp3 हाइब्रिडाइज्ड सिंगल बॉन्डेड कार्बन एटम था। लेकिन जब हेलो एरीन्स की बात करते हैं तो वहां पे डबल बॉन्डेड कार्बन एटम है, और जो डबल बॉन्डेड कार्बन एटम होता है वो क्या होता है? sp2 हाइब्रिडाइज्ड। अब sp2 हाइब्रिडाइज्ड में क्या है? इन हेलो एरीन्स द CX बॉन्ड लेंथ इज शॉर्टर देन दी हेलो एल्केन्स। ये पता है तुम्हें? जितना ज्यादा हाइब्रिडाइजेशन स्टेट बढ़ती जाएगी, जैसे sp3 सिंगल बॉन्ड है, बॉन्ड लेंथ लंबी है, sp2 बॉन्ड लेंथ छोटी है, अगर sp होता अकेला तो बॉन्ड लेंथ और छोटी हो जाती। जितनी बॉन्ड लेंथ छोटी होती जाएगी, इसका मतलब बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी, है ना? एंड इट इज डिफिकल्ट टू ब्रेक अ शॉर्टर बॉन्ड, देयरफॉर हेलो एरीन्स आर लेस रिएक्टिव देन हेलो एल्केन्स टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। समझ में आई ये बात? पक्का? पहला रेजोनेंस आ गया और दूसरा हमारे पास क्या आ गया? टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। अनस्टेबिलिटी ऑफ फिनाइल कैटाइन। अब अनस्टेबिलिटी ऑफ फिनाइल कैटाइन में क्या रहेगा? देखो, अभी तक जो हम बात कर रहे हैं वो सब्स्टिट्यूशन वाली की बात करी हमने कि भाई OH आएगा उसको हटा देगा, लेकिन एक तरीका SN1 भी तो था जिसके अंदर कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन हो सके। तो कार्बोकेटाइन की अगर फॉर्मेशन ज्यादा स्टेबलाइज्ड वे से होती, हमें पता है SN1 को कौन सा रिएक्शन ज्यादा सपोर्ट कर रहा है, कौन से वाले तरीके से ज्यादा सपोर्ट करते हैं जिसमें कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट बनते हुए स्टेबल ज्यादा रहे, है ना? तभी ज्यादा डिग्री वाला SN1 को सपोर्ट करता है, क्योंकि प्लस इफेक्ट देके कार्बन के ऊपर वाले जो पॉजिटिव चार्ज है उसको न्यूट्रलाइज करके स्टेबलाइज कर देते हैं। तो जितना कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी उतना SN1 रिएक्शन ज्यादा इजीली मतलब हो जाएगा, है ना? यही था अपने पास। अब हम यहाँ क्या बात कर रहे हैं? जो हमारे पास फिनाइल कैटाइन बनेगा इन हेलोएरीन्स, द फिनाइल कैटाइन फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ सेल्फ आयनाइजेशन will not be stabilized by resonance and SN mechanism cannot occur। क्योंकि जो कार्बोकेटाइन बन गया है वहां पर रेजोनेंस की वजह से उसमें स्टेबिलिटी नहीं आने वाली है। अगर वो उसकी स्टेबिलिटी नहीं आने वाली है तो फिनाइल का जो कार्बोकेटाइन बन रहा है, बेसिकली फिनाइल केटाइन जो हमारे पास बन रहा है वो अनस्टेबल है। अनस्टेबल है तो SN1 को भी नहीं सपोर्ट कर रहा। SN2 वाले में डायरेक्ट सब्सटीट्यूशन वैसे ही नहीं हो पा रही थी, स्टेरिक हिंड्रेंस भी ऑब्वियसली डबल बॉन्ड की वजह से ज्यादा था, फिर ऊपर से रेजोनेंस की वजह से बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, हाइब्रिडाइजेशन की वजह से मुश्किल हो गया, और लास्ट अगर SN1 वाले तरीके को किसी तरह पकड़ता भी तो उसके अंदर भी हमारे पास क्या हो जाएगा? जो फिनाइल कैटाइन बनेगा वो अनस्टेबल रहेगा। लास्ट आता है उसके अंदर रिपल्शन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन रिच अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल एंड इलेक्ट्रॉन रिच एरीन्स, दैट इज स्टेरिक हिंड्रेंस, जो मैंने अभी बोला अभी, है ना? ये सारी 3-4 फैक्टर्स हैं हमारे, तो इसमें स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा रहेगी, ऑब्वियस सी बात है। अगर हमारे पास बेंजीन रिंग लगी हुई है, एरीन्स के अंदर बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग का मतलब डबल बॉन्डेड कार्बन एटम से घिरी हुई। अब डबल बॉन्डेड कार्बन एटम से घिरा हुआ अगर कार्बन है तो मतलब स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत ज्यादा देगा, तो उसके ऊपर किसी और न्यूक्लियोफाइल का अटैक करना तो बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से भी, बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन रिच एरीन्स, इलेक्ट्रॉन रिच न्यूक्लियोफाइल विल नॉट गोइंग टू अप्रोच या विल नॉट अप्रोच क्लोजली द अटैक ड्यू टू रिपल्शन। ये सीधा सीधा एक शब्द है स्टेरिक हिंड्रेंस। भाई हायर स्टेरिक हिंड्रेंस उसे फील होगी, इसकी वजह से वो रिएक्ट नहीं कर पाएगा। डन है। अब रिप्लेसमेंट बाय हाइड्रोक्साइल ग्रुप, रिप्लेसमेंट बाय हाइड्रोक्साइल ग्रुप कैसे होगा फिर? अगर हम एल्कोहल के फॉर्मेशन कराते हैं, अब मैं कह रहा हूं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मुश्किल है, लेकिन हमें पता है कि जो फिनॉल्स हैं वो बनते तो हैं ही। तो फिनॉल कैसे बन रहे हैं? अगर मेरे पास क्लोरोबेंजीन है, क्लोरोबेंजीन सबको पता है, जिस टाइम पे बेंजीन के ऊपर क्लोरीन लगा हुआ है, मैंने उसको रिएक्ट कराया सोडियम हाइड्रोक्साइड के साइड के साथ हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे, 623 केल्विन और 380 एम्पियर। तो होगा क्या? हमारे पास एक बीच में जो इंटरमीडिएट बनेगा, O नेगेटिव Na पॉजिटिव, इसको क्या कहते हैं बच्चा? सोडियम फिनॉक्साइड। ये जो कंपाउंड बना है इसको हम क्या कहते हैं? सोडियम फिनॉक्साइड। अब ये जो सोडियम फिनॉक्साइड है इसको फर्दर हमने क्या किया? एसिडिक मीडियम में रिएक्ट कराया डाइल्यूट HCl की प्रेजेंस में, तो NaCl लिबरेट हो जाएगा और OH की हमारे पास उसके पास अटैचमेंट आ जाएगी और फिनॉल की फॉर्मेशन हो जाएगी। ये सोडियम फिनॉक्साइड वाला पार्ट याद रखना। अगर हमारे पास, मैं क्लोरोबेंजीन को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट कर रहा हूं तो वो सोडियम फिनॉक्साइड आयन बनाएगा। हमेशा ही इंटरमीडिएट के अंदर जब सोडियम कंपाउंड्स के साथ हम रिएक्ट कराते हैं बेंजीन ग्रुप वाली चीजों को, तो सोडियम फिनॉक्साइड बहुत कॉमनली इंटरमीडिएट में बनेगा। आगे जो हमारे चैप्टर्स है उसके अंदर जगह जगह दिखेगा तुम्हें। तो सोडियम फिनॉक्साइड याद रखना कि बेंजीन के ऊपर ONA जो लगा है ये फिनॉक्साइड आयन के लिए।
ठीक है, सोडियम फिनॉक्साइड के लिए। अब है द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप सच एज NO2 CN एट ऑर्थो एंड मेटा पोजिशंस। ये ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म हम अभी करने वाले हैं। अगर हमारे पास क्या है बच्चा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, कौन कौन से, NO2 CN at ortho and para positions of haloarenes with respect to halogen greatly activates the benzene ring towards nucleophilic substitution। अकेली अगर बेंजीन रिंग थी तो वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं करा पा रही थी, लेकिन अब उस हेलो एरीन्स के साथ, अगर हेलो एरीन्स के साथ ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे NO2 ग्रुप या CN ग्रुप लग जाता है आकर, तो वो उस ग्रुप को, उस रिंग को एक्टिवेट कर देता है। एक्टिवेट करने का मतलब क्या होता है, वो किसी सर्टेन पोजीशन पे क्या कर देगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देगा, जिससे कि जो हमारा न्यूक्लियोफाइल है या मतलब आराम से वहां पे आके अटैक कर सके। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहीं बढ़ा देगा और कहीं घटा देगा, जहां घटाएगा वहां पॉजिटिव चार्ज आएगा, उस पॉजिटिव के ऊपर हमारा कोई जो न्यूक्लियोफाइल है वो आके अटैक कर पाएगा। अब इसका मैकेनिज्म देखते हैं तो समझ में आएगा। ग्रेटर द नंबर ऑफ सच ग्रुप्स मोर रिएक्टिव इज द हेलोएरीन। डन। जैसे अब देखो यहां अकेला क्लोरीन था, उसके साथ अब क्या लग गया, NO2 लग गया। यहां अगर ये NO2 लगा है तो NaOH के साथ जिस टाइम पे हम एसिडिक मीडियम में रिएक्ट कराएंगे तो क्या बन गया, डायरेक्ट Cl की जगह पे हमारे पास क्या आ गया, Cl को OH ने रिप्लेस कर दिया, सब्स्टिट्यूट कर दिया बेसिकली। समझ में आई ये बात। तो यहां पर 1 क्लोरो 4 नाइट्रोबेंजीन से पैरा नाइट्रोफिनॉल की फॉर्मेशन हो गई। अब NO2 होता क्या है, NO2 जो हमारे पास है ये एट मेटा पोजीशन टू द क्लोरीन हैज नो इफेक्ट ऑन रिएक्टिविटी। अब एक ये बहुत बड़ी सी चीज लिख दी है मैंने यहाँ, बात छोटी है लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत है, क्योंकि जब तुम्हें अरेंज करने के लिए दिया जाएगा कि कौन से की रिएक्टिविटी ज्यादा है, तो यहाँ साथ में हमें क्या ध्यान देना है कि अगर NO2 कहाँ, ऊपर देखो मैंने क्या लिखा था स्पेशली, ऑर्थो और पैरा पोजीशंस, सिर्फ इन्हीं दो पोजीशंस पे अगर हमारे पास NO2 या साइनो ग्रुप लगा होगा तो ही वो उस रिंग को एक्टिवेट करेगा। लेकिन अगर मेटा पोजीशन पे लग जाता है तो मेटा पोजीशन पे लगने से NO2 का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझ में आई, ये याद रखनी है ये वाली बात कि अगर हमारे पास रिंग एक्टिवेटर्स NO2 वगैरह या CN ग्रुप हमारा मेटा पे लग जाएगा तो उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा रिएक्टिविटी पे। डन है। इसका एक बारी मैकेनिज्म समझते हैं, उससे तुम्हें चीजें आसानी से समझ में भी आएंगी, याद भी रह जाएगा। देखो होता क्या, मैं एक काम करता हूँ इसको बोर्ड पे ड्रॉ करके बताता हूँ साथ में। देखो हमारे पास है क्या बच्चा, बेंजीन रिंग के साथ यहां पे क्लोरीन लगा हुआ है ना, और हमारे पास क्लोरीन के साथ में नीचे क्या लगा हुआ बच्चे, ऑर्थो मेटा पैरा, पैरा पोजीशन पे क्या लगा हुआ है, NO2 है ना। NO2 का स्ट्रक्चर कैसा होता है, एक ऑक्सीजन के साथ नाइट्रोजन का सिंगल बॉन्ड, दूसरे के साथ डबल बॉन्ड, ऐसा कुछ है, यहां सिंगल बॉन्ड और यहां डबल बॉन्ड। किसी को दिक्कत, मैं इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स यहीं पे मिटा मिटा के बनाता जाऊंगा, जिसको मतलब साथ में बना रहे हो या तो यहां से रेफरेंस ले सकता है या साथ के साथ बनाते चलना। अब देखो हमारे पास सबसे पहले होता है क्या बच्चे, जिस टाइम पे हम इसको रिएक्ट करा रहे हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, लेट अस अज्यूम मैं किसके साथ रिएक्ट करा रहा हूं, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो उसमें से निकलेगा क्या, मेन तो OH नेगेटिव से ही लेना देना है, सोडियम तो अपना निकल गया जो गया, तो NO जो मेरे पास OH जिस भी सोर्स से आया है उस OH की प्रेजेंस में रिएक्शन किस तरीके से प्रोसीड करेगा। हमारे पास अब जो OH है वो आके इस कार्बन पे अटैक करना चाहता है, OH के पास क्या है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड है ना, OH के पास अपने इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, वो आएगा इस कार्बन के साथ आगे। अब जब वो अपना इलेक्ट्रॉन क्लाउड इधर लेकर आएगा तो क्या रहेगा, तो ये वाला जो डबल बॉन्ड है ये यहां से हट जाएगा, है ना। कार्बन के पास टोटल कितने रह सकते हैं, 4 ही रह सकते हैं, तो ये कार्बन के साथ अगर यहां पर OH आकर बॉन्ड बना रहा है, लेट अस अज्यूम अभी ट्राई करें तो डॉटेड बॉन्ड बना रहा हूं मैं, यहां पे आ गया, तो ये जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड था ये शिफ्ट होके इधर शिफ्ट हो गया, ये आ गया यहां पे ऐसा। किसी को दिक्कत, ये बात समझ में आई है। अगर यहां पर इस तरीके से वो हमारा इलेक्ट्रॉन क्लाउड शिफ्ट हो गया जो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, अब ये यहाँ पे अनस्टेबल है तो ये क्या करेगा, कोशिश करेगा इस कार्बन के साथ अपने चार्ज को शेयर करने की, तो अगली स्टेप में क्या जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड यहाँ डबल बॉन्ड बना गया, तो ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड हटके इधर चला गया नेगेटिव, गया कि नहीं। अब ये नेगेटिव अगर यहां चला गया है तो यहां से क्या करेगा, वो वापस शिफ्ट आएगा अब नाइट्रोजन की तरफ, है ना। तो यहां पर
नाइट्रोजन के साथ ये डबल बॉन्ड बनाने की कोशिश करेगा। अब जब हम नाइट्रोजन की बात करें, नाइट्रोजन के ऊपर ऑलरेडी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज था, क्योंकि कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा था इनमें से एक के साथ, तो ऑलरेडी उसके ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज था। अब यह जब इलेक्ट्रॉन क्लाउड इधर आया तो इस पॉजिटिव को इसने न्यूट्रलाइज किया कि नहीं, थोड़ा बहुत, है ना, तो वो एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड करी है बीच में। अब यहां के बाद अगली स्टेप में क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में जब ऐसा बॉन्ड बनेगा, अब नाइट्रोजन 1 2 3 4 5 बॉन्ड तो नाइट्रोजन भी नहीं बना सकता, तो उस सिचुएशन में हमारे पास क्या होगा, जो ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड है ये उठ के इसके पास चला गया। समझ में आया, ये बात समझ में आई, ये जो हमारा इलेक्ट्रॉन क्लाउड उठ के वो सीधा ऑक्सीजन के पास चला गया था और वो सिंगल बॉन्डेड हो गया थोड़ा टाइम के लिए। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, अब ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड आएगा यहाँ पे, नेक्स्ट कार्बन के साथ शेयर होगा यहां, तो ये बॉन्ड हटेगा, यहां नेगेटिव, ये वापस से इलेक्ट्रॉन क्लाउड इधर आएगा, इसको नॉर्मल कर दिया, वो डबल बॉन्ड उधर शिफ्ट हो गया और यहां नेगेटिव आ गया। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये नेगेटिव आएगा इस कार्बन के साथ शेयर होता हुआ और यहां से ये बॉन्ड अपना हट गया, मतलब ये बॉन्ड यहां से चला गया और वो इलेक्ट्रॉन क्लाउड अब इधर नेगेटिव चला गया, गया कि नहीं। अब यहां पर जब OH के साथ आया, देखो अब फिर से उसी सिचुएशन में आ गया सारा, वापस से Cl और OH के ऊपर एक ही कार्बन के पास 1 2 3 4 5 बॉन्ड तो हो नहीं सकते, है ना, जहां से शुरू हुई थी कहानी फिर से वहीं पे पहुंच गई है हमारी। लेकिन इस दौरान हुआ क्या, जब ऐसा हो रहा है तो एंड रिजल्ट क्या निकल रहा है, एंड रिजल्ट में जब ये यहां आया, ये क्लोरीन जो है वो अपना इलेक्ट्रॉन क्लाउड लेके शिफ्ट हो जाएगा और OH के साथ बॉन्ड रह जाएगा। ये फाइनल रिजल्ट होता है। हो क्या रहा है अल्टीमेटली, जो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन क्लाउड थे वो पूरे ग्रुप के अंदर घूम गए और जो नाइट्रोजन का पॉजिटिव था उसकी वजह से उस पूरे इलेक्ट्रॉन क्लाउड को थोड़ी सी एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी मिली और एंड में जब वो चला गया तो अब वो नेगेटिव वाला पार्ट भी खत्म हो गया, हमारे पास वापस से हर जगह पे यही अपने जो बॉन्ड थे ऑल्टरनेट पोजीशन पे ये रह गए, ठीक है। और इसके अंदर हुआ क्या, नेगेटिव चार्ज जो डिसलोकेटेड था इस तरीके से बना देते हैं, ठीक है, ये इसके रेजोनेटिंग हाइब्रिड बन गया हमारे पास। पता चल रहा है, अगर ये पैरा पोजीशन पे था तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड नाइट्रोजन के साथ शेयर होके एक एक्स्ट्रा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना कि नहीं हमारे पास, है ना, जितने ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते जाएंगे उतनी स्टेबिलिटी ज्यादा रहेगी। तो इस प्रोसेस के अंदर ये जो रहेगा ये हमारा ओवरऑल मैकेनिज्म था, इस पे ध्यान देना एक बारी। यही सब यहाँ किया हुआ बच्चे, यहाँ क्या करा हुआ है, ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड जब इधर आया यहाँ नेगेटिव, फिर इस साइड शिफ्ट हुआ यहाँ नेगेटिव, ये नाइट्रोजन के साथ शिफ्ट हुआ यहाँ डबल बॉन्ड, वो इलेक्ट्रॉन क्लाउड इधर गया, फर्दर डबल बॉन्ड मूव हुआ तो ये वापस इधर आया और यहाँ पे अब वो इलेक्ट्रॉन क्लाउड शिफ्ट होते हुए इधर, यहाँ से क्लोरीन निकल गया, डन। ओवरऑल रिएक्शन हमारे पास क्या हुआ, ये जो पूरा था ये रेजोनेटिंग स्टेप्स थी। ओवरऑल रिएक्शन क्या हुआ, ये रेजोनेटिंग हाइब्रिड बन गया जिसमें क्लोरीन और हाइड्रोजन दोनों के साथ बॉन्ड है, यहाँ पर दोनों ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड, वो रेजोनेटिंग वैसे ही होता है क्योंकि नाइट्रोजन के साथ एक के साथ कोऑर्डिनेट और एक के साथ सिंपल बॉन्ड था तो किसी भी ऑक्सीजन के साथ बना सकता था, तो यहाँ पे हमारी डॉटेड लाइंस, यहाँ डबल बॉन्ड स्ट्रक्चर, ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो हमारा ओवरऑल घूम रहा था, तो ये मिला जुला के उसका रेजोनेटिंग हाइब्रिड स्ट्रक्चर है। फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ, Cl निकल गया और ये हमारे पास पैरानाइट्रोफिनॉल की फॉर्मेशन हो गई। अब अगर ऐसा ही ये ऑर्थो पोजीशन पे होता तो ऑर्थो पे कैसा होगा, देखो ऑर्थो पोजीशन पे भी हमारे पास, ऑर्थो पोजीशन क्या होती है यहाँ पे, है ना, अगर हमारे पास Cl के रेफरेंस में देखे तो ऑर्थो पोजीशन यहाँ थी, तो ऑर्थो पोजीशन के अंदर भी इलेक्ट्रॉन क्लाउड सीधा नाइट्रोजन से शुरू हो रहा है, नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड, वही कहानी हुई, फिर से इलेक्ट्रॉन क्लाउड गया इधर, ऑक्सीजन के साथ सिंगल बॉन्ड आया, वापस से फिर क्या होगा, वो इलेक्ट्रॉन क्लाउड शिफ्ट होना शुरू हुआ। अब जब इलेक्ट्रॉन क्लाउड शिफ्ट होना शुरू हुआ वापस नाइट्रोजन पे पॉजिटिव, ऑक्सीजन के पास से हट गया वो, और हमारा स्ट्रक्चर सेम जिस तरीके से चल रहा था सेम वही स्टेप्स बनते चलेंगे कि नहीं, है ना, उसी फॉर्मेट में चल गया वो इलेक्ट्रॉन क्लाउड घूम के वापस इधर और ये हमारा नेट रिजल्ट वहां पे आ गया। रेजोनेंस हाइब्रिड सेम तरह का, वही नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में और नाइट्रोजन का कार्बन के साथ डबल बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक, क्लोरीन हट जाएगा, OH रह गया, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल बना। मेन इसमें समझने वाली क्या है कि अगर वो पैरा पोजीशन पे था तो भी नाइट्रोजन का इन्वॉल्वमेंट था, अगर वो ऑर्थो पोजीशन पे था तो भी नाइट्रोजन के साथ इन्वॉल्वमेंट था। अब अगर वो मेटा पोजीशन पे होगा तो क्या होगा, अब देखना जरा, जब मेटा पोजीशन पे हुआ सेम कहानी, वही क्लोरीन ने अटैक किया, इलेक्ट्रॉन क्लाउड शिफ्ट हुआ इधर, इधर से ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड इस वाली लाइन के साथ शेयर होगा कि नहीं, है ना, ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड नेक्स्ट स्टेप में क्या आएगा, ये यहां से हट के यहां डबल बॉन्ड बनेगा,
अगर यहां बनेगा तो ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड हटा और ये डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट हो गया कि नहीं? किसी को दिक्कत? लॉजिक समझ में आ रहा है? नाइट्रोजन का इन्वॉल्वमेंट कहां होगा? हुआ ही नहीं। तो मेटा पोजीशन पे अगर नाइट्रोजन था भी तो उसके साथ कोई किसी भी तरीके की इलेक्ट्रॉन क्लाउड की शिफ्टिंग ही नहीं होती है, तो उसका इन्वॉल्वमेंट ही नहीं होता है वहां रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने में, और जिसकी वजह से उसका होना या ना होना किसी भी तरीके से रिएक्टिविटी को इफेक्ट नहीं करता। ये बात समझ में आई है? अगर वो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे होगा तो रिएक्टिविटी इंक्रीज करेगा, मेटा पोजीशन पे किसी भी तरीके से वो रिएक्टिविटी को सपोर्ट नहीं करेगा। इन स्ट्रक्चर having NO2 at meta position, there is no such structure in which the negative charge is present on the carbon atom bearing NO2 group, है ना? जहां पे NO2 ग्रुप जिस कार्बन पे लगा हुआ है, इस पॉइंट पे बात कर रहे हैं हम, तो इस वाले कार्बन पे कभी भी नेगेटिव चार्ज आया ही नहीं है, तो इसकी वजह से वो NO2 के साथ शेयर ही नहीं होगा। नेगेटिव चार्ज नहीं आया तो NO2 का कोई फायदा ही नहीं हुआ हमें। Therefore, the presence of nitro group at meta position does not stabilizes the negative charge, and hence no effect on reactivity is observed by the presence of NO2 group at meta position. क्लियर है बच्चा? समझ में आ गया ये? अब आता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। The electrophilic substitution reaction in haloarenes occurs slowly and acquire more drastic condition. In these reaction, stronger electrophile replaces weaker electrophile. यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ पे देखो, पहला हेलोजिनेशन Cl2 के साथ इसकी, हाँ जी, तो यहाँ पे हेलोजिनेशन के अंदर क्या हो रहा है बच्चा? देखो, जैसे क्लोरीन Cl2 के साथ क्लोरोबेंजीन को जब हम रिएक्ट करा रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ FeCl3, तो ये क्या होगा? क्लोरीन की एडिशन हो जाएगी। मेजर प्रोडक्ट कौन सा बनेगा? जब वो पैरा पोजीशन पे लगेगा। ये हमने बिल्कुल शुरू में भी डिस्कस किया था कि FeCl3 के प्रेजेंस में हेलोजिनेशन होती है, तो हेलोजिनेशन में क्या रहेगा? हमारे पास एक और हेलोजन ऐड हो गया। ऐसी नाइट्रेशन में क्या रहेगा? अगर मैं यहाँ पर कंसेंट्रेटेड HNO3 या कंसेंट्रेटेड H2SO4 के प्रेजेंस में रिएक्ट कराता हूं तो नाइट्रो ग्रुप लग जाएगा। मेजर प्रोडक्ट हमेशा कहां बनेगा? जब वो पैरा पोजीशन पे होगा। सल्फोनेशन में क्या होगा? कंसेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में हुआ तो हमारा SO3H कहां लगा? अगर ऑर्थो पोजीशन पे लगा है तो माइनर है, पैरा पोजीशन पे लगा है तो मेजर आ गया। डन है। अब हमारे पास रिएक्शन आता है बच्चा फीडल क्राफ्ट रिएक्शन, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट बाय नेम रिएक्शंस के अंदर। लिख लो इसे, फीडल क्राफ्ट रिएक्शन बेसिकली उसका काम क्या होता है? एल्काइलेशन। एल्काइलेशन नाम समझ में आता है, एल्काइल ग्रुप की एडिशन। सीधी कहानी है भाई, क्या होगा? क्लोरोबेंजीन को हमने क्या किया? क्लोरोबेंजीन को CH3Cl के साथ रिएक्ट कराया इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। एनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में जब हम रिएक्ट करा रहे हैं तो एल्काइल ग्रुप जो है वो आके ऑर्थो पोजीशन और पैरा पोजीशन पे जुड़ेगी। अगर पैरा पोजीशन पे आके जुड़ जाता है एल्काइल ग्रुप तो क्या वो मेजर प्रोडक्ट है, ऑर्थो पोजीशन पे माइनर है। इस रिएक्शन का नाम क्या होता है? फीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। एक होता है फीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। एसाइलेशन में क्या रहेगा? हमारे पास एसाइल ग्रुप आके जुड़ जाएगा, CH3C डबल बॉन्ड और Cl के साथ रिएक्ट कराया, सेम वही AlCl3 की प्रेजेंस में, तो हमारे पास क्या हुआ? OCH3 आके अगर ऑर्थो पोजीशन पे जुड़ा तो माइनर है, और अगर वो पैरा पोजीशन पे आके जुड़ गया तो वो मेजर प्रोडक्ट बनेगा। ये इंपॉर्टेंट है। फीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, फीडल क्राफ्ट एसाइलेशन पूरे ही ऑर्गेनिक में चलेगा थ्रू आउट। ठीक है बच्चा? करना सिंपल यही है कि AlCl3 के प्रेजेंस में रिएक्ट करा दो अपना सीधा। अब है रिएक्शन विद मेटल्स में वुड्स फिटिंग रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन हमने कर लिया था। वुड्स फिटिंग में हमारे पास क्या है? वही हेलो एराइल हैलाइड है। अब सोडियम के साथ रिएक्ट कराया। वुड्स रिएक्शन में वैसे भी हमें सोडियम चाहिए था, एल्काइल हैलाइड साथ में रखा है ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, तो एल्काइल एरीन्स बन गया और NaX हमारा सेपरेट आउट हो गया। क्लियर है? यहाँ पे हमारे पास क्या हुआ? एल्काइल ग्रुप की एडिशन हो गई है वहां पे। समझ में आया? ये वुड्स फिटिंग रिएक्शन है। जैसे यहाँ पे क्लोरीन लगा हुआ था, सोडियम के साथ रिएक्ट करा है CH3Cl ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, तो हमारे पास क्या बनेगा? CH3 लग जाएगा, टोलुइन की फॉर्मेशन हो गई, NaCl अलग निकल गया। कहाँ पे? ये रहा Cl, कहाँ गया? NaCl में नहीं लगा जो X, नहीं नहीं, CHCl3 वाला भी है साथ में, एक ट्वाइस NaCl कैसे आया? ठीक है, ये बात समझ में आई है? क्लियर है बच्चा? उसके बाद है हमारे पास फिटिंग रिएक्शन। फिटिंग रिएक्शन में हमारे पास क्या है? हेलो, वही सेम वही है, बेंजीन लगा हुआ है, बेंजीन के साथ सॉरी हेलोजन लगा हुआ है, सोडियम के साथ ड्राई ईथर के प्रेजेंस में डाइफिनाइल हो गया। यहाँ पे क्या हुआ? NaX सेपरेट आउट हो गया और दोनों जो हमारे पास बेंजाइल ग्रुप्स थे वो आपस में अटैच हो जाएंगे।
हो गए। इसको हम क्या कहते हैं, सीधा सीधा फिटिंग रिएक्शन। जैसे क्लोरोबेंजीन है, सोडियम के साथ रिएक्ट करा है क्लोरोबेंजीन को, तो दोनों बेंजीन ग्रुप आपस में अटैच हो गए, NaCl सेपरेट हो गए। बाय नेम रिएक्शंस हैं, इंपॉर्टेंट है। वुड्स फिटिंग रिएक्शन, फीडल क्राफ्ट रिएक्शन, वुड्स रिएक्शन, ठीक है, क्लियर है। उससे पहले जितने आए थे उनके लिस्ट बनाना, इसमें से 7-8 ही बने हैं अभी तक टोटल, उनमें से क्वेश्चन आ जाएगा। इसी के साथ हमारा चैप्टर खत्म हो गया और हर बच्चे को क्वेश्चंस के डाउट्स के साथ आना है।